आपने कभी सोचा है कि अगर आप अंतरिक्ष में फंस जाएं, आपके सारे साथी मर चुके हों, आपके पास ऑक्सीजन खत्म हो रही हो और चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा हो, तो क्या आप हार मान लेंगे या आखिरी सांस तक जूझेंगे? इस कहानी में डॉक्टर स्टोन की हिम्मत और अद्भुत संघर्ष आपको रोमांच से भर देगा। एक मिसाइल से तबाह हुए सैटेलाइट का मलबा, टूटता हुआ स्पेस स्टेशन, ऑक्सीजन की आखिरी बूंदें और जिंदा लौटने की उम्मीद, हर पल मौत और जिंदगी की जंग। क्या डॉक्टर स्टोन इस अंतहीन अंधेरे से निकल पाएंगी? वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक स्पेस सर्वाइवल नहीं, इंसानी जज्बे की सबसे बड़ी परीक्षा है। कहानी की शुरुआत एक अंतरिक्ष स्टेशन को दिखाया जाता है जो कि पृथ्वी के सी लेवल से 6500 किलोमीटर ऊपर होता है। इस अंतरिक्ष स्टेशन का लीडर का नाम कॉस्की होता है, जो कि अपना दिल बहलाने के लिए दूसरों को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता रहता है, जिससे बाकी लोग बहुत ही बोर हो जाते हैं क्योंकि वह एक ही कहानी बार बार कहता रहता है। वर्तमान में ये लोग एक हबल टेलीस्कोप में हार्डवेयर इंस्टॉल कर रहे थे और इस काम को करने के लिए डॉक्टर स्टॉर्म को विशेष रूप से अंतरिक्ष भेजा गया था। डॉक्टर स्टॉर्म हार्डवेयर इंस्टॉलेशन में बहुत ही माहिर हैं, मगर यह उनका अंतरिक्ष में पहला यात्रा था, इसीलिए उन्हें काम करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं था। ये लोग 1 हफ्ते हो चुके थे और वे इस टेलीस्कोप की मरम्मत का काम कर रहे थे। डॉक्टर स्टॉर्म से पूछा गया, तुम्हें अंतरिक्ष में सबसे अच्छा क्या लगा? तब डॉक्टर स्टॉर्म ने बताया, खामोशी। दरअसल अंतरिक्ष में कोई एयर नहीं होता, इसलिए वहां कोई साउंड नहीं होता, जो कि पृथ्वी पर ऐसी शांति नहीं मिल सकती। अब जब ये सब अपने काम खत्म करने की कगार पर थे, तभी नासा के स्टेशन से उन्हें रेडियो पर कहा गया कि उन्हें तुरंत अपना काम बंद करके अभी के अभी सैटेलाइट से अलग होकर अपने स्पेसशिप के अंदर जाना होगा। दरअसल रूसियों ने अपने सैटेलाइट को मिसाइल से उड़ा दिया था क्योंकि वह एक खुफिया सैटेलाइट था और वे नहीं चाहते थे कि उनका डेटा किसी और को मिले। सैटेलाइट ब्लास्ट होने के कारण वहां बहुत सारा मलबा पैदा हो गया और वह बुलेट की स्पीड से उनकी तरफ आ रहा था। बुलेट की स्पीड से आने की वजह से उसके आसपास के सैटेलाइट को वह तबाह कर देता है, जिसके कारण और भी मलबा पैदा होने लगता है। बहुत सारे सैटेलाइट नष्ट होने के कारण उनका संचार सिस्टम नष्ट हो गया, जिससे पृथ्वी से उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया। बस आसपास के अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से ही बात कर पाते थे। जैसे ही वे अंदर जा रहे थे, सैटेलाइट का मलबा उनकी तरफ आने लगा और वह उनके स्पेसशिप से टकराने लगा। जिस पैनल में डॉक्टर स्टॉर्म खड़ी थीं, वह अचानक नष्ट हो गया और उनका पैनल टूटकर बहुत स्पीड से दूर की तरफ जाने लगा। डॉक्टर स्टॉर्म उस पैनल में फंसी हुई थी। कॉस्की ने रेडियो से डॉक्टर स्टॉर्म को कहा, जल्दी से अपना बेल्ट खोल लो, नहीं तो तुम अंतरिक्ष में खो जाओगी। डॉक्टर स्टॉर्म बड़ी मुश्किल से अपना बेल्ट खोलती है। तब तक वह बहुत दूर जाकर गिर चुकी थी और वह अंतरिक्ष में इधर उधर तैर रही थी। डॉक्टर स्टॉर्म डर के मारे काफी घबरा चुकी थी, जिसके कारण वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। उनके अंतरिक्ष सूट में रखा गया ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम हो रहा था। वह अंतरिक्ष में इतनी दूर जा चुकी थीं, जिसके कारण उनका संचार दूसरों से छूट चुका था। हार मानकर वह समझ चुकी थीं कि उनकी मौत अंतरिक्ष में तय थी। यही सब विचार जब उनके मन में आ रहे थे, तभी अचानक कॉस्की की आवाज उन्हें सुनाई दी। कॉस्की ने कहा, तुम आसपास देखकर अपनी स्थिति बताओ। तभी डॉक्टर स्टॉर्म अपनी स्थिति बताती हैं और कॉस्की कहता है, अपनी सूट की लाइट जलाओ। तभी स्टॉर्म अपनी सूट की लाइट जलाती है। फिर कॉस्की उनसे पूछता है, तुम्हारे सूट में ऑक्सीजन लेवल कितना बचा है? तभी स्टॉर्म कहती हैं, सिर्फ 7% बचा हुआ है। तभी कॉस्की उन्हें पकड़ लेता है। जब कॉस्की उन्हें पकड़ता है तो वह धीरे धीरे डॉक्टर स्टॉर्म को लेकर स्पेस स्टेशन की ओर ले जाता है। कॉस्की स्टॉर्म को कहता है, अपनी घड़ी पर 90 मिनट का टाइमर सेट कर लो, क्योंकि वह मलबा 90 मिनट में पूरी पृथ्वी की कक्षा का एक चक्कर लगाकर उनकी तरफ आ रहा होगा। दोनों फिर अपनी घड़ी पर 90 मिनट का टाइमर सेट कर लेते हैं। उसी समय उन्हें और एक अंतरिक्ष यात्री उनकी तरफ आता हुआ दिखता है। कॉस्की के कहने पर स्टॉर्म बड़ी मुश्किल से उस अंतरिक्ष यात्री को पकड़ती है, मगर वह अंतरिक्ष यात्री पहले से ही मरा हुआ था। दरअसल एक सैटेलाइट का मलबा उसके चेहरे पर आर पार होकर चला गया था। इस मलबे की स्पीड इतनी होती है कि अगर शरीर से टकरा जाए तो यह आराम से शरीर के आर पार जा सकती है। अब ये दोनों अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहे थे और वे बड़ी मुश्किल से अपने स्टेशन तक पहुंच गए। स्पेस स्टेशन आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी पूरी टीम के सदस्य मर चुके थे और स्पेस स्टेशन की हालत भी बहुत खराब थी। यह सब देखकर वे दोनों काफी डर गए थे। फिर
कॉस्की स्टॉर्म से कहता है कि यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उन्हें किसी तरह वहां तक जाना होगा, इसलिए दोनों वहां के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में डॉक्टर स्टॉर्म अपनी आपबीती बताती हैं। वह कहती हैं कि उनकी एक छोटी बेटी थी जो स्कूल जाते समय एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी और वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी। बेटी की याद करते करते स्टॉर्म बहुत भावुक हो जाती हैं। दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, पर जब कॉस्की आईएसएस को देखता है तो उसे पता चलता है कि मलबे के टुकड़ों के टकराने की वजह से आईएसएस की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसका मतलब यह था कि मलबा टकराने से पहले आईएसएस में मौजूद लोग यहाँ से पृथ्वी की ओर चले गए होंगे। कॉस्की दिमाग लगाता है और अपने स्पेस सूट में जो थोड़ी सी गैस बची थी उसका इस्तेमाल बूस्टर की तरह करके आईएसएस की ओर बढ़ने लगता है। वे दोनों बहुत तेजी से आईएसएस की ओर बढ़ने लगते हैं। अब स्टॉर्म भी कॉस्की के सूट के साथ कनेक्ट थी, इसलिए वे दोनों बहुत जोर से स्पेस स्टेशन में टकरा जाते हैं, जिससे उन्हें जोड़ने वाली रस्सी टूट जाती है और वे दोनों इधर उधर टकराने लगते हैं। लेकिन किस्मत से स्टॉर्म का पैर पैराशूट की रस्सी में फंस जाता है। फिर स्टॉर्म तुरंत ही कॉस्की की रस्सी को पकड़ लेती है। फिर कॉस्की देखता है कि पैराशूट की रस्सी इतनी मजबूत नहीं है कि वह दोनों को संभाल सके। अगर दोनों की जान चली गई तो यह मिशन भी खत्म हो जाएगा और कोई भी नहीं बच पाएगा। इसलिए कॉस्की कहता है, हम दोनों में से किसी एक को जिंदा रहना होगा। मैं अपनी स्पेस सूट की बेल्ट अलग कर रहा हूँ। लेकिन स्टॉर्म उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वह स्पेस के घने काले अंधेरे में गुम हो जाएगी। लेकिन स्टॉर्म को बचाने के लिए कॉस्की अपनी रस्सी डिटैच कर लेता है और दूर स्पेस में चला जाता है। मगर उनका सूट का कम्युनिकेशन सिस्टम अभी भी कनेक्टेड रहता है। दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। कॉस्की स्टॉर्म से कहता है कि आईएसएस तुम्हें पृथ्वी पर नहीं ले जा सकता क्योंकि उसका पैरासूट डैमेज हो चुका है, मगर आईएसएस में एक छोटा स्पेसक्राफ्ट है, उसका इस्तेमाल करके तुम दूसरे स्पेस स्टेशन तक जा सकती हो। एक चीनी स्टेशन 100 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां जाकर तुम आराम से पृथ्वी तक जा सकती हो। यह कहकर कॉस्की स्पेस की गहराइयों में गुम हो जाता है और स्टॉर्म स्पेस स्टेशन के अंदर चली जाती हैं। स्पेस स्टेशन में जाने के बाद स्टॉर्म कोशिश करती हैं कि वहां का कम्युनिकेशन सिस्टम एक्टिव करके पृथ्वी से संपर्क कर सके, मगर बहुत कोशिशों के बावजूद उसका पृथ्वी से कनेक्शन नहीं हो पाता। उसे एहसास होता है कि वह अकेली इस घने अंधेरे स्पेस में पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। जब वह ये सब सोच रही होती हैं, तभी स्पेस स्टेशन में आग लग जाती है, क्योंकि यह स्टेशन पहले से ही क्षतिग्रस्त था। इसलिए स्टॉर्म खुद को बचाकर भागने लगती हैं और स्पेस स्टेशन के एक स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाकर खुद को वहां से इजेक्ट करने की कोशिश करती हैं। स्टॉर्म स्पेसक्राफ्ट उड़ाने में इतनी प्रशिक्षित नहीं थी, मगर वहां उसे एक गाइड बुक मिलती है जिसकी मदद से वह स्पेसक्राफ्ट को इजेक्ट करने की कोशिश करती है और वह इसमें सफल भी हो जाती है। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट मुख्य स्टेशन से अलग होकर दूर जा रहा था, तभी पैराशूट की रस्सी उस स्पेसक्राफ्ट में फंस जाती है। फिर स्टॉर्म अपना स्पेस सूट पहनकर स्पेसक्राफ्ट से बाहर आ जाती हैं और उस रस्सी को एक एक करके खोलने लगती हैं। जब वह ये काम कर रही होती हैं, तभी डॉक्टर स्टॉर्म देखती हैं कि फिर से मलबे के टुकड़े पृथ्वी की एक परिक्रमा लगाकर उसकी ओर बढ़ रहे हैं। डॉक्टर स्टॉर्म देख पाती हैं कि वे मलबे के टुकड़े बचे हुए स्पेस स्टेशन को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। उससे पहले यह मलबा उसके पास आता है। डॉक्टर स्टॉर्म स्पेसक्राफ्ट के अंदर चली जाती हैं। थोड़ी ही दूरी पर एक चीनी स्पेस स्टेशन था, इसलिए स्टोन ने तय किया कि अब उसे वहीं जाना होगा। दरअसल जिस स्पेसक्राफ्ट में वह थी उसका पैराशूट खुल चुका था, इसलिए वह उससे सीधे पृथ्वी पर लैंड नहीं कर सकती थी। उसने सोचा कि अगर वह किसी तरह चीनी स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाए तो वहां से दूसरे एयरक्राफ्ट के जरिए पृथ्वी पर लौट सकती है। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके स्पेसक्राफ्ट में ईंधन ही नहीं बचा है। यह देखकर स्टोन बेहद मायूस हो गई और उसे गुस्सा भी आया। उसने मिशन कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका कम्युनिकेशन एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ गया जिसकी भाषा वह नहीं समझ पा रही थी और न ही वह व्यक्ति स्टोन की भाषा समझ पा रहा था। इससे स्टोन और भी निराश हो गई। अब उसे लगने लगा कि बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं और उसने आत्मसमर्पण करने का फैसला कर लिया। उसने अपने स्पेसक्राफ्ट की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी और शांति से बैठ गई। इसी दौरान उसे फिर से अपने साथी कॉस्की की उपस्थिति महसूस होती है, जो अचानक स्पेसक्राफ्ट के अंदर आ जाता है। उसे देखकर स्टोन के भीतर फिर से जीने की चाह जाग उठती है। कॉस्की उससे पूछता है, तुम चीनी स्पेस स्टेशन तक क्यों नहीं गई? स्टोन बताती है कि उसके पास ईंधन नहीं है।
कॉस्की उसे समझाता है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि हर हाल में संघर्ष करते रहना चाहिए। वह कहता है, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि यह है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। साथ ही वह स्टोन को बताता है कि वह सॉफ्ट लैंडिंग रॉकेट्स का इस्तेमाल करके अपने स्पेसक्राफ्ट को एक जोरदार धक्का दे सकती है, जिससे वह चीनी स्पेस स्टेशन तक पहुंच सकती है। अगले ही पल स्टोन को एहसास होता है कि उसका साथी कॉस्की वास्तव में वहां नहीं है, बल्कि यह उसकी कल्पना थी। इसके बावजूद उसके भीतर जीने की इच्छा फिर से प्रबल हो जाती है। वह ऑक्सीजन सप्लाई को फिर से चालू करती है और अपनी समस्याओं का विश्लेषण करने के बाद तय करती है कि वह हर हाल में चीनी स्पेस स्टेशन तक पहुंचेगी। वह अपने लैंडर को स्पेसक्राफ्ट से अलग करती है और सॉफ्ट लैंडिंग रॉकेट्स की मदद से उसे एक जोरदार धक्का देती है, जिससे वह चीनी स्पेस स्टेशन की ओर बढ़ने लगती है। थोड़ी ही देर में वह स्टेशन के पास पहुंच जाती है। अब उसके सामने नई चुनौती थी। उसे अपने लैंडर से निकलकर चीनी स्पेस स्टेशन तक पहुंचना था। ना तो वह अपने लैंडर को स्टेशन के साथ डॉक कर सकती थी और ना ही उसके पास कोई एमआईएमयू मैनुअल मैन्यूवरिंग यूनिट थी जिससे वह बाहर जा सके। लेकिन स्ट्रोम हार नहीं मानती। वह लैंडर के अंदर रखे एक फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर बाहर निकलती है और उसी के थ्रस्ट का इस्तेमाल करके खुद को चीनी स्पेस स्टेशन तक ले जाती है। आखिरकार वह इस मुश्किल हालात में भी अपनी सूझबूझ और हिम्मत से वहां पहुंचने में सफल हो जाती है। स्टोन जैसे ही उस स्पेस स्टेशन के भीतर प्रवेश करने ही वाली थी, अचानक वही मलबा फिर से वहां पहुंच गया और उसने स्पेस स्टेशन को तहस नहस करना शुरू कर दिया। हालात बेहद खतरनाक हो गए, लेकिन स्टोन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने किसी तरह खुद को संभाला और दौड़कर स्पेस स्टेशन के एक सुरक्षित कैप्सूल में घुसने में सफल रही। ये कैप्सूल दरअसल स्पेस स्टेशन के भीतर एक सुरक्षित स्थान था, जिसे आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। मलबे के टकराने से स्पेस स्टेशन में भीषण आग लग गई थी। हालात को देखते हुए स्टोन ने तुरंत निर्णय लिया और कैप्सूल को मुख्य स्टेशन से अलग कर दिया। अब वह कैप्सूल तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ, कैप्सूल के बाहरी हिस्से में भीषण आग लग गई। अंदर बैठी स्टोन यह सब देखकर बेहद घबरा गई। उसे लगा कि शायद वह इस आग में झुलसकर यहीं खत्म हो जाएगी। डर और तनाव के उस पल में भी उसने खुद को संभाले रखा, क्योंकि अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह अंत तक उम्मीद बनाए रखे। आखिरकार स्टोन का कैप्सूल पृथ्वी पर सुरक्षित उतर जाता है, लेकिन उसकी लैंडिंग समुद्र में होती है। कैप्सूल पानी में गिरते ही धीरे धीरे डूबने लगता है। स्टोन बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है, मगर कैप्सूल का दरवाजा जाम हो जाता है और वह फंसी रह जाती है। उस पल उसे लगता है कि शायद अब उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वह किसी तरह कैप्सूल का दरवाजा खोलने में सफल हो जाती है। बाहर निकलने के बाद भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होती, क्योंकि भारी स्पेस सूट की वजह से वह सतह तक नहीं पहुंच पा रही थी। हार न मानते हुए वह पानी के भीतर ही अपना स्पेस सूट उतारती है और पूरी हिम्मत के साथ ऊपर की ओर तैरती है। कई बार ऐसा लगता है कि उसकी सांसें जवाब दे जाएंगी, लेकिन आखिरकार वह पानी की सतह पर पहुंच जाती है। वहां से वह तैरते हुए धीरे धीरे किनारे तक पहुंचती है। इस तरह तमाम मुश्किलों और खतरों से जूझते हुए डॉक्टर स्टोन की जान बच जाती है। यहीं पर यह फिल्म एक नई उम्मीद और जीवन की जीत के संदेश के साथ समाप्त हो जाती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की और रोमांचक कहानियों का लुत्फ उठा सकें।